हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 की कुछ और अपडेट्स के ऊपर में। क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को देखेंगे और साथ साथ में डीएनबी की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो फ्लो चार्ट है उस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डीएनबी की काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही ईजी ढंग से आप काउंसलिंग के डीएनबी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ जाएंगे और आपके मन में जो मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नीट पीजी 2020 की अपडेट्स क्या हैं। अपडेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक पुरानी अपडेट बता देता हूं जो आपको रिमाइंड करानी ज़रूरी है। यदि आपको कोई सीट ऑल इंडिया में मिली है, आपने उस पर रिपोर्टिंग की है और आपको कोई सीट स्टेट में भी मिलती है और यदि आप उस स्टेट में मिली हुई सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया की सीट आपको छोड़नी पड़ेगी, रिज़ाइन करनी पड़ेगी। और इस सीट को, ऑल इंडिया की सीट को रिज़ाइन करने की आखिरी डेट जो है वो 8 मई 2020 शाम के 5 बजे तक की दी गई है। रिज़ाइन करना ज़रूरी है। रेजिग्नेशन लेटर आपको मिलेगा। उस लेटर की ज़रूरत आपको जब आप स्टेट में मिली सीट पर एडमिशन लेते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो उस समय पड़ेगी। तो जिन भी स्टूडेंट को स्टेट में सीट मिल रही है वो यदि उस सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया की सीट को रिज़ाइन करना होगा और रिज़ाइन करने की डेट 8 मई 2020 शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। इसके बाद आते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका ने अपनी रिवाइज्ड स्केड्यूल पब्लिश की है। तो इस रिवाइज्ड स्केड्यूल में क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करने की डेट 3 मई 2020 शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। मतलब आज के दिन शाम के 5 बजे तक आपकी वेरिफिकेशन स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक अलॉटमेंट, राउंड 1 काउंसलिंग में एक फैसिलिटी कर्नाटका देती है मॉक अलॉटमेंट की, जिस मॉक अलॉटमेंट के बेसिस पे आपको एक अनुमान लगता है कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिल रही है और किस में सीट नहीं मिल रही है। तो ये मॉक अलॉटमेंट की जो डेट है वो 5 मई 2020 की रखी गई है। 5 मई 2020 के दिन आपके मॉक अलॉटमेंट की रिजल्ट आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि मॉक अलॉटमेंट जो है वो फाइनल अलॉटमेंट से अलग है, डिफरेंट है। फाइनल अलॉटमेंट अलग है और मॉक अलॉटमेंट अलग है। तो मॉक अलॉटमेंट की जो डेट है वो 5 मई 2020 तक रखी गई है। मॉक अलॉटमेंट आने के बाद आपको एक अनुमान लग जाएगा, एक इंडिकेशन मिलेगी आपको कि आपको सीट किस में मिल रही है। उस बेसिस पे यदि आप अपने ऑप्शन एंट्री को, चॉइस फिलिंग को चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, किसी ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हो, किसी ऑप्शन को ऊपर लेकर जाना चाहते हो या किसी प्रायोरिटी ऑर्डर को आप चेंज करना चाहते हो, नीचे लेकर के आना चाहते हो किसी चॉइस फिलिंग को, तो उसे वो आप कर सकते हो। वो मौका आपको दिया जाता है। वो चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को चेंज करने के लिए जो टाइम आपको दिया गया वो 5 मई 2020 सुबह के 11 बजे से लेकर के 6 मई 2020 सुबह के 10 बजे तक की दी गई है। इस बीच आप अपने चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को यदि चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की जो ऑर्डर को चेंज करने के बाद कर्नाटका की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, मॉक रिजल्ट आपकी पहले आ चुकी थी जिसके बेसिस पे आपने चॉइस फिलिंग चेंज की या चेंज नहीं भी की अगर जरूरत नहीं है तो। अब आएगी आपकी फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट राउंड 1 काउंसलिंग की 7 मई 2020 दोपहर के 1 बजे तक पब्लिश कर दी जाएगी, जिसके बेसिस पे ये आपको पता लग जाएगा कि फाइनली आपको कौन सी सीट मिली है। अब उस सीट के साथ आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन होगा। अगर आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी है तो आप उस सीट पर आप एडमिशन ले सकते हो या तो फिर आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आपको उस पर एडमिशन लेनी है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, फीस की पेमेंट करनी होगी और आप एडमिशन प्रोसीजर को आपको कंप्लीट करना होगा। या फिर आपको फाइनल रिजल्ट में अगर कोई सीट मिलती है वो उस पर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो कर्नाटका की राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो फ्री एग्जिट है कंप्लीटली। आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो, बिना सीट लिए आप राउंड 2 काउंसलिंग में जा सकते हो। तो ये अपडेट थी नीट पीजी 2020 की कर्नाटका स्टेट से। अब बात करते हैं डीएनबी की। डीएनबी की जब आप काउंसलिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हो तो उसके फ्लो चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यदि आपने उस फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपने डीएनबी की काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे, बहुत इजीली ढंग से समझ पाओगे और आपके जो मैक्सिमम डाउट्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब
जब हम फ्लो चार्ट समझ रहे हैं तो यदि आप अपने सामने उस फ्लो चार्ट को ओपन कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए भी, और कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो पाएंगे। तो इस फ्लो चार्ट को आप अपने सामने ओपन कर लो और फिर इसे समझने की कोशिश करो। अब जो ये मेन फ्लो चार्ट है इसमें हर एक राउंड की क्लैरिटी दी गई है। सबसे पहले राउंड, फर्स्ट राउंड में पहला जो स्टेप है वो क्या है, इसमें लिखा गया है ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग मस्ट रजिस्टर नाउ, नो रजिस्ट्रेशन अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। कहने का मतलब है कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। डीएनबी में जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो उनको सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, और वो रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका है वो अभी आपको राउंड 1 काउंसलिंग के पहले जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रही है उसी में आपको करना है। दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी, दोबारा से कोई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट ने यदि डीएनबी में रजिस्ट्रेशन अभी जो दिए गए डेट है उस डेट में नहीं कराया तो वो डीएनबी की जो काउंसलिंग है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है वो 8 मई से लेकर के 17 मई 2020 तक की रखी गई है। इसी बीच जो भी स्टूडेंट डीएनबी काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेरी सजेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट चाहे वो उनके कितने भी रैंक आए हों, चाहे उनके 20,000 से पहले रैंक हो या फिर 50,000 के बाद क्यों ना हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स को डीएनबी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि डीएनबी में आपको सिक्योरिटी अमाउंट, जैसे आप स्टेट एमडीएमएस में जब आप काउंसलिंग कराते हो तो आपको 2-2 लाख रुपए हर एक स्टेट के लगते हैं, वो फीस आपको इसमें नहीं लगनी है। इसमें सिर्फ आपको 3,000 रुपए की फीस पेमेंट करनी है। जो आप 3,000 रुपए की अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आप पूरी डीएनबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स को डीएनबी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए जो डीएनबी काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट 8 से 17 मई 2020 रखी गई है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने की भी डेट बिल्कुल सेम है, 8 मई से 17 मई। एक बार आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी है और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब ये चॉइस फिलिंग क्या है? चॉइस फिलिंग होती है आपके चॉइसेस ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करना। किस हॉस्पिटल में आपको एडमिशन लेनी है, कौन कौन से हॉस्पिटल टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल आपके पसंदीदा हॉस्पिटल हैं, उनको आपको टॉप में रखना है। उसके घटते क्रम में आपको लगाते जाना है, और इसमें आप जितने हॉस्पिटल्स हैं वो सारे हॉस्पिटल्स डाल सकते हो अगर आपका मन करे तो। अब चॉइस फिलिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आप कौन से ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, हर एक ब्रांच के लिए हर एक हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं। तो यदि आप रेडियोलॉजी लेना चाहते हो तो उसके लिए कुछ अलग टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो चॉइस फिलिंग होगी, प्रायोरिटाइजेशन होगी वो अलग ढंग से होगी। यदि आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो उनके लिए कुछ अलग से टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी प्रायोरिटाइजेशन अलग से होगी। अगर आप ओबीजी लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग रहेगी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए सभी हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो वो आपको ध्यान देना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और उस डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और उन अच्छे हॉस्पिटल्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन है, उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद कौन सा हॉस्पिटल है, उसके बाद कौन सा हॉस्पिटल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से करते हो। इसके लिए आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो चॉइस फिलिंग आपने कर ली। चॉइस फिलिंग करने के बाद डीएनबी की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश की जाएगी, और रिजल्ट पब्लिश करने की डेट 22 मई 2020 रखी गई है। जब आपकी डीएनबी की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में सीट मिली है, कौन सी सीट मिली है, या फिर आपको मिली भी है या नहीं मिली है। अगर आपको नहीं मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और फिर आप अपने चॉइसेस को अगर आप चाहो सेकेंड राउंड में तो मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो सेकेंड राउंड में जाकर के आपको अगर सीट नहीं मिली तो डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड में जाओ, और अगर आपको चॉइसेस के ऑर्डर को चेंज करने का मन है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको सीट मिली तब आपको कुछ बातों को समझने की जरूरत है कि अगर आपको सीट मिलती है तो उस मिली हुई सीट के साथ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। जब आपको सीट मिली तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस सीट से सेटिस्फाई हो या तो आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हो।
अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो फ्री एग्जिट है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। अगर आप उस सीट से आप सेटिस्फाई हो, आप उस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अब देखते हैं कैसे, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सीट आपको मिली, सीट आपको जैसे ही मिलती है वैसे आपके सामने एक एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उसे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास यस और नो दो चीजें आएंगी। अगर एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है, फ्रीज को अगर मैं इसके सिनोनिम्स आपको बताऊं तो फ्रीज का मतलब है कि आप उस सीट को फ्रीज कर रहे हो अपने लिए, मतलब रिजर्व कर रहे हो अपने लिए। तो जब आप किसी चीज को रिजर्व करते हो तो उसके लिए आपको फीस पेमेंट करनी जरूरी होती है, कुछ पैसे दे करके आपको उसको रिजर्व करना होता है। यहाँ डीएनबी के केस में आपको फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी जरूरी होती है। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन को क्लिक किया वैसे ही आपसे एक कंफर्मेशन मैसेज पूछा जाएगा। जैसे आप मोबाइल में किसी मैसेज को डिलीट करते हो तो डिलीट करने जब जाते हो तो आपसे एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द मैसेज। अगर आप उसके बाद भी यस करते हो तब वो मैसेज डिलीट होती है, फर्स्ट टाइम में ही डिलीट नहीं हो जाती है। तो वैसे ही जैसे ही आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन को क्लिक किया, उसमें यस पे गए तो वो आपसे एक पॉपअप मैसेज आएगा और उस पॉपअप मैसेज में वो पॉपअप मैसेज आपसे कंफर्मेशन मैसेज के लिए पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू फ्रीज द अलॉटेड सीट, न्यू सीट्स आर लाइकली टू बी एडेड इन राउंड 2। तो ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि आर यू श्योर, आप श्योर हो कि आप इस सीट को फ्रीज करना चाहते हो, क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है कि कुछ न्यू सीट्स आर गोइंग टू ऐड इन सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में कुछ और सीट्स ऐड होने के चांसेस हैं। उसके बावजूद क्या आप इस सीट को फ्रीज करना चाहते हो, मतलब क्या आप सेटिस्फाई हो? अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप यस करोगे। अगर आप नो करते हो तो आप फिर सेकेंड राउंड के लिए जाओगे। जैसे ही आपने नो किया मतलब आपने फ्री एग्जिट ली। जैसे ही आपने नो किया आप चले गए रिजेक्ट एंड गोइंग टू सेकेंड राउंड ऑप्शन में चले गए और उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। मतलब इस स्टेप से भी आप नो करके निकल सकते हो और आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो। मतलब आपको जो सीट मिली, अगर आपको उस टाइम लगता है कि नहीं मुझे इस सीट को नहीं चाहिए, तो आप नो ऑप्शन पे जाते हो और नो ऑप्शन से आप रिजेक्ट कर देते हो उस सीट को और सेकेंड राउंड पे आप चले जाते हो। अगर आपने यस किया तो फिर आपसे एक पॉपअप मैसेज आपको एक दिया जाएगा और उस पॉपअप मैसेज में क्या लिखा रहेगा, फ्रीजिंग विल टेक प्लेस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ कोर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रीजिंग मतलब सीट को रिजर्व करना, रिजर्व करने के लिए आपको फीस पेमेंट करनी होगी, पैसे जमा करने होंगे। तो वो एक मैसेज के थ्रू आपको बताएगा कि फ्रीजिंग का मतलब है कि आपको अपने कोर्स की फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी होगी। उसमें फिर आएगा यस या नो, क्या आप फीस जमा करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ तो यस, अगर आपको लगता है कि नहीं फीस में मुझे पेमेंट नहीं करनी है तो नो ऑप्शन। जैसे ही आपने नो ऑप्शन को क्लिक किया, मतलब नहीं आप फीस पेमेंट नहीं करना चाहते, उस टाइम से वैसे ही वो सीधा आपको रिजेक्ट एंड गोइंग टू सेकेंड राउंड ऑप्शन पे लेते जाएगा। मतलब आप इस सीट को रिजेक्ट कर रहे हो और आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आपने फ्रीजिंग विल टेक प्लेस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ कोर्स को यस किया तो यस का मतलब है कि अब आपको पेमेंट करनी होगी। आपको राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट मिली उस सीट से आप सेटिस्फाई हो, उसकी 1 साल की फीस जो कि 1,25,000 रुपये है, वो उतना अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। फिर आपने जैसे यस किया तो आपको पेमेंट करनी होगी। तो आपके सामने एक मैसेज आएगा 1 ईयर कोर्स फीस टू बी पेड, आपको 1 साल की फीस जमा करनी है। फिर उसमें यस आएगा, नो आएगा। अगर आप नो करते हो, अगर अब आप यहाँ पे नो करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर आप यस करते हो तो आपको पेड एनुअल कोर्स फीस, आपको एनुअल कोर्स फीस के लिए आपको पेमेंट करनी है और आपसे पूछा जाएगा कि पेड एनुअल कोर्स फीस आपने पे कर दी, एनुअल कोर्स फीस आपको यस करना है क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। आपने जैसे ही यस किया वैसे ही आपके सामने आएगा सीट फ्रीज इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। मतलब वो सीट जिसके लिए आप यस करते गए हो और जिसके लिए आपने पेमेंट किया, वो सीट आपके लिए फ्रीज हो चुकी है। अब वो सीट किसी और को अलॉट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी ये मैं आपको बताऊंगा। फेवर ऑफ कैंडिडेट, आपके फेवर में वो सीट फ्रीज हो गई, वो सीट आपकी रिजर्व हो गई। उस सीट के लिए आपने 1,25,000 जो आपकी 1 साल की फीस है वो फीस आपने पेमेंट कर दी और वो सीट आपके लिए रिजर्व हो गई। अब जब रिजर्व हो गई तो उसके बाद एक और स्टेप है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना होगा।
सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कब होगी? सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद से डीएनबी की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में सारा कुछ एज इट इज रहा और आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गई तो ये सीट आपको मिल जाएगी। अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट नहीं रहा, आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं हुई तो ये सीट आपसे छिन जाएगी। हाँ, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे ही आपकी हो जाती है वैसे ही आप इस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई, मतलब ये सीट आपको मिल गई। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा वेरीफाइड, पूछा जाएगा वेरीफाइड, आपको यस करना है, मतलब आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो चुकी है। आपने यस किया और यस जैसे ही किया आपने वैसे उसके बाद आप अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। मतलब डाउनलोड आपकी अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड होगी? आपकी अलॉटमेंट लेटर आपको अगर राउंड 1 काउंसलिंग में भी सीट मिली है तो वो राउंड 2 के बाद डाउनलोड होगी, क्योंकि राउंड 2 के बाद आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद वेरीफाइड में आपने यस किया, उसके बाद जाकर के आपके पास आपकी अलॉटमेंट लेटर आएगी और उसको आप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर एंड ज्वाइन द अलॉटेड सीट। अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो सीट को। जैसे ही आपने डाउनलोड किया अलॉटमेंट लेटर को, आपसे पूछा जाएगा ज्वाइन, आपने यस करोगे या नो करोगे। अगर इस टाइम में आपने नो किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर आपने यस किया तो आपको एनेक्सर ए जो दिया गया है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें हैं, वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको एनेक्सर ए, जब आप फॉर्मेट देखोगे एनेक्सर ए उसके बुकलेट में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी रहेगी, तो एनेक्सर ए को आपको अपलोड करना है। वो आप अपलोड करोगे, आपकी काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो गई। ये हुई राउंड 1 काउंसलिंग की बात। अब वैसे बच्चे जिनको सीट नहीं मिली या जिन्होंने नो करके रिजेक्ट एंड गोइंग टू सेकेंड राउंड में गए, जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में गए, उन्हें क्या करना है? उन्हें वापस से राउंड 1 वाले प्रोसेस को ही फॉलो करना है राउंड 2 में भी। अब राउंड 2 में अलग क्या है? राउंड 2 में अलग ये है कि आपको राउंड 2 में एक तो चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और दूसरी चीज आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो चॉइस फिलिंग एज इट इज रहेगी, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे चॉइसेस ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, मगर न्यू कॉलेजेस को आप ऐड नहीं कर सकते। तो राउंड 2 में जब आप जाओगे तो कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। फर्स्ट राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन थी, सेकेंड राउंड में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग जो आपने की है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो और वापस से आपके पास जो है वो सेकेंड राउंड की जो है रिजल्ट आएगी। जब सेकेंड राउंड की रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट के बाद आपको सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। सेम प्रोसेस क्या है? जो राउंड 1 में थी कि आपको सीट मिली, अगर आपको नहीं मिली तो आप सीधा राउंड 3 के लिए जा सकते हो। अगर आपको मिली है तो आपको फिर से एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज में यदि आप यस करते हो तो अगर आप उस सीट को, जो आपको राउंड 2 में सीट मिली, उस सीट को अगर आप लेना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे। एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद वो फिर से आपसे वही पॉपअप मैसेजेस पूछेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू फ्रीज द अलॉटेड सीट। तो ये अगर आप यस करते हो तो आपको पेमेंट करनी होगी, फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी, ज्वाइन करना होगा, एनेक्सर अपलोड करना होगा। ये सेम प्रोसेस जो राउंड 1 की प्रोसेस थी वो सेम आपको करना है। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 में डायरेक्टली चले जाओगे। अगर आपको सीट मिली, वो सीट आपको नहीं लेनी है तो आप रिजेक्ट एंड ज्वाइन राउंड 3 करके आप नो जैसे ही आप करते हो, आपको सीट मिली, आप उस सीट पे नहीं लेना चाहते हो तो आप सीधा रिजेक्ट एंड गोइंग टू थर्ड राउंड ऑप्शन में चले जाओगे नो करके, और आप चले जाओगे किसमें? थर्ड राउंड में। मतलब ये 2 बार आपके पास फ्री एग्जिट का मौका आपको मिलता है। ये रिजेक्ट जो सीट आपको मिली उस सीट को आप छोड़ के अगले राउंड में जा सकते हो। ये फैसिलिटी आपको 2 बार मिलती है, एक राउंड 1 में, एक राउंड 2 में, जिसमें आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई भी अपग्रेडेशन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक सीट आपने अपने पास रख ली और आप नेक्स्ट राउंड में गए और आपने अपग्रेडेशन ऑप्शन के लिए आपने ऑप्ट किया, आपको कोई बेटर सीट मिली, अगर नहीं मिली तो आपकी पुरानी सीट रह गई। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। या तो आपको सीट को कंप्लीटली लेनी है या तो आपको सीट को कंप्लीटली छोड़ करके नेक्स्ट राउंड में जाना है। बस ये सिचुएशन है, यही इसकी क्राइटेरिया है। अब राउंड 2 तक तो जो रूल्स है वो बिल्कुल सेम है।
अब आते हैं राउंड 3 में। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली वो आ जाएंगे राउंड 3 में, जिन बच्चों को सीट मिली वो उन्होंने रिजेक्ट किया अपनी सीट को, वो भी आ जाएंगे राउंड 3 में। राउंड 3 में फ्री एग्जिट नहीं है, कहने का मतलब है राउंड 3 में रिजेक्ट एंड ज्वाइनिंग टू 4th राउंड का ऑप्शन नहीं है। आपको अगर राउंड 3 में सीट मिलती है तो आपको लेनी ही होगी, अगर आप नहीं लेते हो तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो। अब इसकी जो फ्लो चार्ट है वो क्या है वो देख लीजिए। राउंड 3 में आप गए, राउंड 3 में आपकी रिजल्ट आई, राउंड 3 की रिजल्ट आई, उसमें क्या है, इज सीट अलॉटेड, या हो सकता है आपको सीट मिली होगी या तो सीट नहीं मिली होगी। अगर सीट नहीं मिली तो आप राउंड 4 में जा सकते हो, इन पर्सन राउंड में आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सीट मिली तो आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो, यानी कि आपको 3rd राउंड में जो सीट मिलती है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। लेने के लिए उस सीट को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 साल की फीस की पेमेंट करनी होगी, सीट को फ्रीज करना होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, एनेक्शन ए डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे आके आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। फिर आती है 4th राउंड, इन पर्सन राउंड, जिसे मॉपअप राउंड कहा जाता है। तो मॉपअप राउंड में वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनको या तो सीट मिली ही नहीं है, और हाँ, जिनको सीट मिली ही नहीं है वो आ जाएंगे आपके इन पर्सन राउंड में। जिनको सीट मिली है वो मॉपअप राउंड से फिर बाहर हो जाएंगे। तो इन पर्सन राउंड में जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वो दिल्ली में होती है, द्वारका में, वहाँ आपको आना है, और जो भी सीट आपको मिलती है उस सीट पे अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। तो ये तो बात हुई। अब इस बीच कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के, कि अगर मुझे एमसीसी में या फिर स्टेट में सीट मिलती है तो क्या मैं डीएनबी के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल हो। आप एलिजिबल कब से नहीं रहोगे? राउंड 2 में जब आपको सीट मिलती है, मान लेते हैं एमसीसी की राउंड 2 में आपको सीट मिली, या फिर किसी स्टेट की राउंड 2 में आपको सीट मिली, तो उस राउंड 2 में मिली हुई सीट पे यदि आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, यदि आप एडमिशन ले लेते हो, तब आप डीएनबी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन जब तक आपको सीट मिली आपने ज्वाइनिंग नहीं की, ज्वाइनिंग नहीं करने के बहुत रीजन हो सकते हैं। मान लेते हैं हम एमसीसी की राउंड 2 में आपको सीट मिली, आपने उस पर ज्वाइनिंग नहीं की और आपने जितना भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया, सिक्योरिटी अमाउंट दिया, वो आपके फॉरफिट हो गए, तब भी आप डीएनबी के लिए एलिजिबल हो। स्टेट में भी सेम है। स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 1 काउंसलिंग में आपको जहां जहां भी सीट मिली है उसके अलावा आप डीएनबी के लिए एलिजिबल हो। यदि आपने एडमिशन ले भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएनबी के लिए आप एलिजिबल हो। राउंड 2 से या तो आपने ज्वाइनिंग की, राउंड 2 से अगर आपने ज्वाइनिंग की, एमसीसी की बात कर रहा हूँ, पीजी की बात कर रहा हूँ, डीएनबी की बात नहीं कर रहा हूँ। पीजी में यदि आपने स्टेट की किसी राउंड में, 2nd राउंड में आपको कोई सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन ले लिया, ज्वाइनिंग कर ली है, तब उसके बाद आप डीएनबी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपको सीट मिली, आपने ज्वाइनिंग नहीं की है, आपने जो भी उनके फॉर फीचर का जो भी रूल्स है 2nd राउंड का, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप गए हैं, तो आप राउंड 2 के लिए आप डीएनबी के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये एक कॉमन सा डाउट था जो मुझे क्लियर करना था। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। आई होप आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इस फ्लो चार्ट को आप देखो, और अगर कुछ डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो अपने क्वेरीज को। आपको आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। वो बेस्ट हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं वो आपको देखना होगा कि आपको आपके लिए कौन से बेस्ट हॉस्पिटल, आप कौन से ब्रांच में जाना चाहते हो, उनके लिए कौन से बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। उन हॉस्पिटल्स के लिए आपको जानकारी रखनी होगी, उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा। और नहीं तो फिर आप चाहो तो करियर मीडिया से गाइडेंस भी ले सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो, जिसमें हम आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आपके अकॉर्डिंग जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह है वो सारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।